हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों को डेली फ्री क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 10 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड क्विज हमारी ऐप पर होती है और उसके अगले दिन हम आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम क्विज नंबर 6 के 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें डायरेक्टली लास्ट लाइन पढ़ लेनी चाहिए। तो क्या कहती है? डिटरमाइन द सेल प्रोसीड फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी है, उसकी सेल प्रोसीड हमें पता लगानी है कि प्रॉपर्टी को कितने रुपए में बेचा गया होगा। बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी एट कॉस्ट हैज बीन ₹20,000 एंड 17,000 in 2015 and 16 respectively. Profit on sale of property was ₹2,000 is credited to capital reserve account. New property costing ₹5,000 was bought in 2016. डिटरमाइन द सेल प्रोसीड। तो देखो 2015 में हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी थी? 20,000 रुपए की। कितने की और खरीदी हमने? 5,000 की और खरीदी। तो 2016 में प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए थी? 25,000 की होनी चाहिए थी, लेकिन है केवल कितनी? 17,000 की। तो बाकी की 8,000 रुपए की प्रॉपर्टी कहां गई? वो हमने सेल कर दी होगी। लेकिन ये तो हमारी कॉस्ट है। बेचने से प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपए का, तो बेचने से पैसे कितने आए होंगे? 10,000 रुपए आए होंगे। स्टूडेंट, यदि आप वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है अपना आंसर, इससे आपको ज्यादा एग्जाम में याद रहेगा। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। ऑप्शन आपको पता ही है किस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं कि दोनों करेक्ट है या दोनों में से एक करेक्ट है। डेब्ट इक्विटी रेशियो indicates the long term solvency of the company. It measures the ability of the company to pay off its long term liability. जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को शो करता है। ये बताता है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने में एबल है या नहीं है। तो बिल्कुल आसान सा हमारे क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, तो डायरेक्टली हम देखते जाएंगे। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर ऑफ 30 स्क्रिप्ट्स, ये बिल्कुल सही बात है। इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज अनाउंस्ड बाय द कंपनी, ये भी फॉल्स है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है? कंपनी डिटरमाइन नहीं कर पाती है कि हम हमारी सिक्योरिटीज को कितने रुपए में सेल करें। तो कंपनी क्या करती है? एस्टिमेशन बेस पर कुछ भी प्राइस बता देती है कि हम शेयर 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में इशू कर रहे हैं। फिर कंपनी को डिमांड मिलेगी, एप्लीकेशंस मिलेगी, उसके बेसिस पर कंपनी प्राइस को कम ज्यादा कर देती है। कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो प्राइस बताई जाती है वो प्राइस फाइनल नहीं होती है। डिमांड के बेसिस पर कंपनी प्राइस को डिटरमाइन करती है, तो कंपनी द्वारा डायरेक्टली प्राइस को अनाउंस नहीं किया जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन शेयर्स आर ट्रेड एट ऑल द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं उनको अलग से सिक्योरिटी माना जाता है। तो यदि किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है तभी उनकी ट्रेडिंग होगी, वरना नहीं होगी। हमसे क्वेश्चन एक करेक्ट पूछा था, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज should be shown separately in the cash flow statement as per accounting standard 3। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो किन किन एक्टिविटीज को अलग से दिखाने के लिए बोलता है? कैश फ्लो फ्रॉम बोरोइंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम मिसलेनियस एक्टिविटीज। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अपन अलग से दिखाते हैं। BCD-C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज हिज। वैसे तो हमारा सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहते हैं कोई पार्टनर जा रहा है तो उसको उसका हिस्सा इमीडिएटली दे देना चाहिए, या फिर उसकी डेथ हो गई तो लीगल ईयर को दे देना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लेट दे रहे हो, उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। और वो पर्सन हमारा पार्टनर तो रहा नहीं है, तो उसको हम लोन के रूप में दिखा देंगे। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6।
preparation of consolidated balance sheet of holding and subsidiary is done as per consolidation का AS पूछा गया है, याद रखना है AS 21 बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है, कहने का मतलब क्वेश्चन हमसे इनकरेक्ट जानना चाहता है। When all the forfeited shares are not reissued, the forfeited share account will show as credit balance equal to gain on forfeiture of share not yet reissued। तो बिल्कुल सही बात है, जब तक आप forfeited share को reissue नहीं कर देते हो तब तक शेयर फॉरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना होता है, जितना आपको प्रॉफिट हुआ है। बी बोल रहा है लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर कैन नॉट बी मोर देन द गेन ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर। बिल्कुल सही बात है ये भी। आप शेयर पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो रीइश्यू के टाइम, जितना आपको प्रॉफिट हुआ था उतना ही आप दे सकते हो। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड along with the share capital account when premium has not been received। बिल्कुल सही बात है, शेयर का आप फॉरफीचर कर रहे हो तो फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल को तो डेबिट करते ही है, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा, केवल तब जब सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने ड्यू तो कर दिया था लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है। यदि आपने ड्यू नहीं किया तो कुछ भी नहीं करना, ड्यू कर दिया मिल गया तो भी कुछ नहीं करना, ड्यू कर दिया नहीं मिला तब आपको डेबिट करना होता है। डी बोल रहे हैं when forfeited shares are issued at premium the premium amount is credited to capital reserve account। ये हमारा गलत है, क्योंकि रीइश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पर कर रहे हैं तो प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हमें मैच करना है। मैच करने वाले में आपको हमेशा क्या करना होता है, जिधर छोटे ऑप्शन होते हैं पहले उनको पढ़ लेना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी, कंजर्वेटिज्म, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब हम देखते जाते हैं। वैल्यूइंग प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, रिकॉर्डिंग punctuality and honesty of employees of an organization, capital contributed by proprietor is shown as liability in the balance sheet, valuing inventory at cost or market value whichever is lower। तो देखो कंजर्वेटिज्म में तो हमारा 4 आ जाएगा, स्टॉक का वैल्यूएशन हम कंपेयर कर रहे हैं। सेपरेट एंटिटी में हमारा आ जाएगा 3, जो ओनर कैपिटल लगा रहा है उसे लाइबिलिटी के रूप में दिखाते हैं। मनी मेजरमेंट के अंदर आ जाएगा हमारा 2, ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी को आप नहीं दिखा सकते। हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ जाएगा 1 कि प्लांट एंड मशीनरी को हम उस कॉस्ट पर दिखाते हैं जितने में हमने खरीदा था, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके, नहीं कि मार्केट वैल्यू पर। 3, 4, 2, 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द यील्ड मेथड, under the yield method of valuation of equity share capital, if for an equity share of rupees 50 the normal rate of return is 10% and the expected rate of return is 5%, then the value of equity share will be। क्वेश्चन हमसे इक्विटी शेयर की वैल्यू जानना चाहते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन है हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाले चैप्टर का। बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड होता है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड भी 2 प्रकार का होता है, डिविडेंड यील्ड होता है और अर्निंग यील्ड होता है। यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा अर्निंग यील्ड मेथड का। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें 5% दी गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और शेयर की पेड अप प्राइस हम 50 रुपए मान लेंगे। ये मत याद कर लेना कि शेयर तो 10 रुपए का ही होता है, कितने का भी हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 25, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम। क्वेश्चन हमसे ट्रू जानना चाहता है। स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस। ये बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड लेबर टाइम होता है वो हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस करने के लिए कितने टाइम की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है ये तो। अगली बात, इट इज स्टैंडर्डाइज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ओनली। ये जो ओनली वर्ड है इसके कारण गलत हो गया, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तीसरी बात ये बोल रहा है इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम ड्यू अलाउंस शुड नॉट बी गिवन टू फैटिंग एंड टाइम सेटिंग। ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फैटिक का मतलब थकान, तो उसको तो कंसीडर करना ही चाहिए। ये तो ये नहीं कि आप इस बेसिस पर स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करोगे कि वर्कर थकेगा नहीं। और जो टूल सेटिंग है उन पर भी अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो टूल्स है वो कितने लेटेस्ट है।
प्रोडक्शन मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इनपुट इन सेटिंग द लेबर टाइम स्टैंडर्ड, ये भी गलत है। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका तो एक इंपॉर्टेंट रोल होता ही है, वही बताएगा कितनी क्वालिटी का प्रोडक्शन हमें चाहिए। ट्रू पूछा था, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अब मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको नहीं पता है कि क्विज कैसे देनी है तो आप जाएंगे ऐप पर, कॉमर्स मेरी जान से हमारा ऐप है, ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा सीएमजे का एमसीक्यू खजाना, उसके कंटेंट में जाएंगे, ₹1 प्राइस शो करेगा, लेकिन परचेज नहीं करना है, सारी कंटेंट अनलॉक है। डेली क्विज होती है रात को 9 बजे और एक्सप्लेनेशन वीडियो अगले दिन आता है। स्टूडेंट यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेवीबीएनएल एग्जाम की और मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तो पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ एबीएसटी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं और अभी डिस्काउंट चल रहे हैं तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पर भी परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। यदि सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।